दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि आपके जो पेपर होते हैं उसमें एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर का होता है और आपके पेपर में लगभग 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग कि आपका 45 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ही होता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि इन क्वेश्चन को देने के साथ साथ मैंने इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले यूनिट 8 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 8 से जुड़ा हुआ जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ ट्रिपैनोसोमा, यानी कि ट्रिपैनोसोमा की संरचना, उसका जीवन चक्र, उसकी रोगजनकता और नियंत्रण के उपायों का वर्णन करना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपैनोसोमा के स्ट्रक्चर यानी कि इसके मॉर्फोलॉजी की। ट्रिपैनोसोमा गैबियंस हैज़ ए सिलेंड्रिकल elongated कलरलेस सिकल शेप्ड एंड फ्लैटेनेड माइक्रोस्कोपिक बॉडी विच इज टैपरिंग एट बोथ द एंड। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, जो ट्रिपैनोसोमा है, यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा की एक जाति है गैबियंस। तो इसका जो शरीर होता है ये सिलेंड्रिकल यानी कि पतला, लंबा, रंगहीन और आपको ये हंसिया के आकार का कुछ दिखाई देगा। और इसकी जो बॉडी होती है चपटी होती है और माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ेगी, यानी कि हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। और अगर हम इसके किनारे को देखें तो इसका जो इंटीरियर एंड है ये पतला होता है, एकदम नुकीला होता है, जबकि इसका जो पिछला सिरा होता है वो अधिक नुकीला नहीं होता। यानी कि पिछले सिरे के कंपैरिजन में देखा जाए तो अगला सिरा बहुत ही नुकीला होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यदि बात करें हम इनके शरीर की लंबाई की, तो इनके जो शरीर की लंबाई होती है वो लगभग 15 से 30 माइक्रोन और जो चौड़ाई होती है वो लगभग 1 से लेकर 3 माइक्रोन होती है। तो यहाँ से आप डिटेल में ट्रिपैनोसोमा के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका जो अगला सिरा है कितना नुकीला है और जो पिछला सिरा है वो ब्लंट है, यानी कि पॉइंटेड नहीं है। इसके ऊपर बॉडी की जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेलिकल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें 2 तरह के फ्लैजलम पाए जाते हैं। एक तो होता है जो बेसल पार्ट से जुड़ा होता है, जो कि फ्री नहीं होता, ठीक। और एक जो फ्लैजलम होता है जो कि एंटीरियर एंड पर पाया जाता है, और ये जो फ्लैजला होती है ये फ्री होती है। अब ये जो पेलिकल है ये एक फोल्ड बनाती है जिसे हम बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहता क्या है कि जब ये ट्रिपैनोसोमा ब्लड में होती है तो उस समय ये मूवमेंट में यानी कि लोकोमोशन में सहायता करती है। अटैच फ्लैजलम जो है जहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट, और ब्लिफेरोप्लास्ट के ही पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट। इसके अलावा इनके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन 2 तरह के होते हैं, एक में तो राइबोसोम जुड़ा होता है और दूसरा जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और इन्हीं फ्री इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। इसके अलावा देखें तो इनके साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपैनोसोमा के लाइफ साइकिल की। तो ट्रिपैनोसोमा का जो लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। इस वजह से इसे हम बोलते हैं डाई जेनेटिक। डाई का मतलब हुआ डबल और जिनोस का मतलब होता है रेस। तो इनका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो वर्टिब्रेट है और जो सेकेंडरी होस्ट है वो इनवर्टिब्रेट है, और ये एक तरह से वेक्टर का भी काम करता है। तो जो वर्टिब्रेट होस्ट है वो है मैन और जो इनवर्टिब्रेट है वह एक खून चूसने वाला मक्खी यानी कि ब्लड सकिंग फ्लाई है, जो कि है सीसी फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लोसिना पैल्पलीज। आपको यहाँ पे बता दें कि इन 2 होस्ट के अलावा कुछ रिजर्वायर होस्ट भी होते हैं। अब बात आती है कि रिजर्वायर होस्ट क्या होते हैं। रिजर्वायर होस्ट वे होस्ट होते हैं जिनमें कि जो पैरासाइट होते हैं कोई हार्म नहीं पहुँचाते। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के रूप में, अगर ट्रिपैनोसोमा का जो रिजर्वायर होस्ट है वो है पिग है, बफेलो है। तो रिजर्वायर होस्ट में जो पैरासाइट होते हैं वो
न तो ग्रोथ करते हैं न तो रिप्रोडक्शन करते हैं, बस एक तरह से ये इंटरमीडिएट होते हैं जिनके थ्रू जो वेक्टर है वो इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि ये मानव शरीर में रहता कहाँ है। तो मानव शरीर में ये पैरासाइट के रूप में सेल के अंदर इंटर नहीं करता, ये ब्लड के प्लाज्मा में ग्रो करता है। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो फेजेस है वो मैन में होता है और नीचे वाला जो फेज है वो सीसी फ्लाई जो वेक्टर है उसके अंदर होता है। तो हम दोनों के अंदर जो लाइफ साइकिल है उसको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर जो फेजेस है उनके बारे में। तो सबसे पहले होगा क्या कि जो सीसी फ्लाई है वो क्या करेगी, इन्फेक्शन फैलाएगी। इसके अंदर एक मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है टिपैनोसोमा का, वो सबसे पहले मानव के अंदर प्रवेश करता है। तो ये ब्लड के प्लाज्मा में जाती है। तो जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है वो अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में बदल जाएगी। इसके बाद ये ब्लड प्लाज्मा में पहुंचते ही डिवाइड होना शुरू करेंगे। इनमें जो डिवीज़न होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे शरीर में हमारे एंटीबॉडी बनने लगता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए अपने फॉर्म यानी अपने रूप को बदल देते हैं और फॉर्मेशन कर देते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म का। तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो शॉर्ट फ्लैजलम पाई जाती है। फिर इसके बाद तुरंत ही बनता है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। तो जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो फ्री फ्लैजलम है वो नहीं पाई जाती। अब इसके बाद क्या होगा कि जो सीसी फ्लाई है दोबारा से आकर ह्यूमन ब्लड को सक करेगी। तो मानव के अंदर जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है इस फॉर्म को वो अपने अंदर ले लेती है। अब इसके बाद की जो साइकिल है वो सीसी फ्लाई के अंदर कंटिन्यू होती है। तो सीसी फ्लाई जब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को अपने अंदर सक कर लेती है तो उसके बाद इसके जो गट है उसके अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म स्ट्रक्चर बनता है ट्रिपैनोसोमा का। अब ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा, यानी कि यहाँ पर ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और गट से अब ये चले जाएंगे स्लेवरी ग्लैंड में विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। तो जब ये स्लेवरी ग्लैंड में पहुँचती हैं तो ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म है वो क्राइटेरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्राइटेरियल फॉर्म में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है अब वो सेंटर से हटकर नीचे की ओर आ जाता है, यानी कि सेंटर से हटकर ये अब पोस्टीरियर एंड की ओर चला जाता है। अब इसके बाद ये जो क्राइटेरियल फॉर्म है ये डिवाइड होना शुरू करेंगे, यानी कि बाइनरी फिशन के द्वारा ये भी डिवाइड करेंगे। अब क्राइटेरियल फॉर्म से बन जाता है मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो ये जो स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म है इसमें फ्री फ्लैजलम नहीं पाई जाती। तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये सीसी फ्लाई के स्लाइवा में है और जब ये फिर से किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है वो उस व्यक्ति में चला जाएगा। तो इस तरह से ट्रिपैनोसोमा का जो लाइफ साइकिल है इन दोनों होस्ट यानी कि ह्यूमन और सीसी फ्लाई में कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके डिज़ीज़ की और इसके सिम्टम की। तो आपको बता दें कि ट्रिपैनोसोमा से जो डिज़ीज़ होता है उसे हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसलिए बोला जाता है कि जो वेस्ट अफ्रीकन पार्ट है वहाँ पर यह डिज़ीज़ पाई जाती है। अब इसे स्लीपिंग सिकनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिज़ीज़ से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो प्रॉपर सो नहीं पाता और अगर इस रोग का हैवियर मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वो इससे ग्रसित हो जाता है तो उस रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस रोग के कुछ सिम्टम हैं, कुछ लक्षण हैं, जैसे कि हेडेक होना, फीवर होना, कमज़ोरी होना और जो जॉइंट है यानी कि जो जोड़ है उसमें दर्द होना और साथ ही साथ इनमें खून की कमी भी हो जाती है, यानी कि इनमें एनीमिया रोग भी हो जाता है। अब बात आती है कि इस रोग का पता कैसे लगाया जाता है। तो इसके डायग्नोस करने के दो तरीका है। पहला सिंपली है बाय ब्लड फिल्म, ठीक है, और दूसरा जब बहुत हैवी मतलब उसमें कंडीशन आ जाती है तो उसमें एग्ज़ामिन किया जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इस रोग के उपचार और इससे बचाव की। तो अर्ली स्टेज में अगर हमें पता चल जाए कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है
तो उस दौरान कुछ ड्रग्स का प्रयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ड्रग के रूप में यूज़ होता है एटॉक्सिल। लेकिन आपको बता दें कि अगर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है तो उस दौरान ये जो ड्रग है ये हेल्पफुल नहीं है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन यानी कि बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है कि जो सीसी फ्लाई है इसके ग्रोथ को रोका जाए, यानी कि इनकी संख्या को कंट्रोल किया जाए, इन मक्खियों को ख़त्म किया जाए। तो ये था ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। आइए चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, जो कि यूनिट 7 से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन विथ एग्जाम्पल एंड देयर इफेक्ट। यानी कि गुणसूत्रों में जो संख्यात्मक विपतन होता है, यानी कि जो नंबर में चेंजेस होते हैं, उनके प्रभाव के बारे में उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। चूँकि मैं अगर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जितने भी आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप एक बार ज़रूर हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आपके जितने भी सिलेबस में जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन यूनिट 4 से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही पूछा जाता है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का वर्णन करना है। तो ये भी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही लगभग पूछे जाते हैं, अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं। और मियोसिस खासकर पूछा जाता है और इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है वो भी पूछा जाता है। इसके अलावा आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ लीजिएगा, कैजमेटा पढ़ लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यूनिट 5 से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इन पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। यानी कि मेंडल के जो वंशागति के सिद्धांत है उनके बारे में बताना है। तो आप तीनों लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, ये तीनों ही पढ़ लीजिएगा। तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आइए चलते हैं यूनिट 1 से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संरचना के बारे में वर्णन करना है। और साथ ही साथ आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डायग्राम के साथ समझाना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है यही एग्ज़ाम में बहुत आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आप इस क्वेश्चन को तो ज़रूर तैयार रखिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि यूनिट 2 से जुड़ा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बताना है और साथ ही साथ जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में वर्णन करना है। तो लिखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन विथ डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि यूनिट 7 से जुड़ा हुआ है। यूनिट 7 से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि वंशावली विश्लेषण क्या है। ड्रा एंड एक्सप्लेन द सिंबल यूज इन इट, यानी कि इसमें प्रयोग होने वाले चिन्हों के बारे में आपको समझाना है। एंड प्रिपेयर ए पेडिग्री फॉर एनी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स, तो किसी एक एक्स लिंक्ड अप्रभावी लक्षण के लिए आपको वंशावली तैयार करनी है और कम से कम 3 पीढ़ियों तक। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, इसके सिंबल क्या होते हैं और कैसे रिसेसिव के लिए तैयार किया जा सकता है फ्लो चार्ट, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अभी मैंने वीडियो बनाया नहीं हुआ है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द ही जल्द 2-4 दिन में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूँगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आधारित था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।